1857 का भारत, मतलब एक तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, जिसके पास एकदम आधुनिक तोपें हैं, बंदूकें हैं। हाँ, और एक बहुत ही विशाल साम्राज्य की ताकत भी है उनके पास। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक युवा विधवा, जिनकी उम्र बमुश्किल 27 साल रही होगी। जी, 27 साल। तो उस वक्त का जो समाज था और जो ब्रिटिश हुकूमत थी, दोनों को ही मतलब ये पूरा यकीन था कि एक अकेली महिला जिसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, वो बस चुपचाप अपनी पेंशन लेगी और काशी जाकर अपना बाकी जीवन गुजार देगी। बिल्कुल, एक वैरागी की तरह। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। वो महिला न केवल तलवार उठाती है, बल्कि एक पूरी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला देती है। बिल्कुल, और यही बात उन्हें इतिहास में अमर बनाती है। हाँ, तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेख है, जिसका शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की महान वीरांगना, जन्म से बलिदान तक संपूर्ण जीवन कहानी। एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है ये। बिल्कुल। और आज हमारा उद्देश्य केवल उन ऐतिहासिक तारीखों या लड़ाइयों को दोहराना नहीं है जिनसे हम सभी भली भांति परिचित हैं। हमारा जो मिशन है इस चर्चा का, वो ये समझना है कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने एक ही समय में दो अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ा। 2 मोर्चों पर, सही कहा। मतलब एक तो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ और दूसरा उस पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जिसने महिलाओं के लिए घर की 4 दीवारी की सीमाएं तय कर रखी थी। हाँ, वो सामाजिक लड़ाई भी उतनी ही अहम थी। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम उस दौर के सामाजिक ढांचे को देखते हैं ना, तो ये समझ में आता है कि बिना सामाजिक नियमों को तोड़े अंग्रेजों को सैन्य चुनौती देना तकनीकी रूप से असंभव था। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इस विषय की गहराई में जाएं, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि 1857 का विद्रोह केवल जमीन या रियासत बचाने की लड़ाई नहीं थी। हमारा स्रोत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ था जो ये तय करती थी कि एक महिला की क्षमताएं क्या हो सकती हैं। राइट, मतलब वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। जी, और जब हम तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण करते हैं, विशेषकर लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत का सिद्धांत, यानी जो उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। ओ हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, तो हम पाते हैं कि वो नीति अनिवार्य रूप से पितृसत्तात्मक थी। मतलब अंग्रेजों का कानून कहता था कि यदि किसी राजा का अपना जैविक पुत्र नहीं है, तो वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और गोद लिए गए पुत्र को वो लोग उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं मानते थे। और देखिए, इस नीति के मूल में ये ब्रिटिश और कुछ हद तक भारतीय मान्यता भी छिपी थी कि एक विधवा रानी में न तो राजनीतिक सूझबूझ हो सकती है और न ही वो प्रशासन चला सकती है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि गंगाधर राव के निधन के बाद झांसी तो अब नेतृत्व विहीन हो गई है, अनाथ हो गई है एक तरह से। हाँ, उन्हें लगा कि कोई विरोध ही नहीं होगा। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अंग्रेजों ने उन्हें उनकी कमजोरी समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा, या कहूँ कि एक अलग दृष्टिकोण से इसे देखना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। मतलब उनका संघर्ष एक भयंकर तूफान के बीच खड़े अकेले प्रकाश स्तंभ की तरह था, एक लाइट हाउस की तरह। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मैं ये सोच रहा था कि क्या उनका सबसे बड़ा युद्ध अंग्रेजी सेना के खिलाफ था, या फिर उस सामाजिक दबाव के खिलाफ था जो ये उम्मीद करता था कि महिलाएं केवल घर की 4 दीवारी तक सीमित रहें। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने किसी आधुनिक अर्थ में कोई सामाजिक आंदोलन नहीं चलाया। मतलब कोई झंडा लेके नहीं निकली वो। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने, हम इसे अप्लाइड डिफाइंस कह सकते हैं, यानी व्यवहारिक विद्रोह। अप्लाइड डिफाइंस, ये दिलचस्प शब्द है। हाँ, क्योंकि जब आप एक महिला के रूप में घुड़सवारी करती हैं, पुरुषों की सेना को आदेश देती हैं और दरबार में बिना पर्दे के बैठकर कूटनीतिक फैसले लेती हैं, तो आप खुद ही एक मिसाल बन रही हैं। बिल्कुल। आप भले ही कोई भाषण न दे रही हो, लेकिन आपका हर एक कदम उस ढांचे को तोड़ रहा होता है। स्रोत के अनुसार अन्याय के सामने झुकने से उनका इनकार केवल अंग्रेजों के लिए नहीं था। जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो ये केवल डलहौजी के लिए चुनौती नहीं थी। तो और किसके लिए थी? ये झांसी के उन दरबारियों और सामंतों के लिए भी एक संदेश था जो अंदर ही अंदर सोच रहे थे
कि एक महिला के नेतृत्व में राज्य कैसे चलेगा। ओ, मतलब अपनों को नहीं तो साबित करना था। जी, उन्हें अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए पहले अपनी सामाजिक सत्ता स्थापित करनी पड़ी। क्या बात है, ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये कुछ वैसा ही है कि अगर आपको एक विशाल इमारत बनानी है तो आपको पहले जमीन के भीतर बहुत गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। बिल्कुल, नींव तो मजबूत होनी चाहिए। हाँ, और उनका वो सामाजिक विद्रोह उसी गहरी नींव की तरह था जिसके बिना वो सैन्य विद्रोह की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती थी। लेकिन देखिए, ये सब रातों रात तो नहीं हुआ। नहीं, रातों रात कोई इतना साहसी नहीं बन सकता। राइट, ये अदम्य साहस, ये गजब की हिम्मत किसी भी इंसान में अचानक से तो प्रकट नहीं होती। इसका एक बहुत ही स्पष्ट मैकेनिज्म है जो हमें उनके बचपन और उनकी परवरिश की ओर ले जाता है। बिल्कुल, उनके बचपन का प्रभाव बहुत गहरा था। हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका मूल नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। जी। लेकिन जो बात अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है उनके जीवन में बचपन में ही घटी एक बहुत बड़ी त्रासदी। आप उनकी माता के निधन की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। जब वो मात्र 4 या 5 साल की थी तब उनकी माता भागीरथी बाई का निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता मोरोपंत तांबे ने अकेले ही उनकी परवरिश की और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक मनोवैज्ञानिक और ढांचागत सवाल खड़ा होता है। मतलब अगर घर में माँ होती तो क्या होता? क्या तब भी मनु उसी तरह बड़ी होती? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अक्सर हमारे समाज में महिलाओं को पारंपरिक साँचे में ढालने का दबाव परिवार की अन्य महिलाओं के माध्यम से ही आता है। तो माँ के न होने से क्या मनु एक ऐसे क्लोज्ड इकोसिस्टम में बड़ी हुई जहाँ पारंपरिक महिला बनने का सामाजिक दबाव उन तक पहुँच ही नहीं पाया? देखे ना, तो ये त्रासदी अनजाने में ही उनके असाधारण व्यक्तित्व के निर्माण का एक प्रमुख कारण बन गई। अच्छा, कैसे? देखिए, स्रोत हमें स्पष्ट बताते हैं कि मोरोपंत तांबे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। हाँ, पेशवा दरबार। और जब हम बिठूर में निर्वासित पेशवा के दरबार की बात करते हैं तो हम किसी सामान्य राजमहल की बात नहीं कर रहे हैं। राइट, वो तो एक निर्वासन में जी रहे थे। बिल्कुल, वो एक ऐसा स्थान था जहां एक हारा हुआ लेकिन कूटनीतिक रूप से सक्रिय साम्राज्य अपनी खोई हुई सत्ता के सपने देख रहा था। ओह, तो वहाँ का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रहा होगा। जी, वहां लगातार सैन्य रणनीतियों, हथियारों और राजनीतिक दावों की चर्चा होती रहती थी। और जब मोरोपंत ने अपनी बेटी को दरबार में ले जाना शुरू किया तो मनु का पालन पोषण सीधे तौर पर एक राजनीतिक और सामरिक इंक्यूबेटर में होने लगा। एक इंक्यूबेटर की तरह। बिल्कुल। वहाँ कोई महिला रोल मॉडल नहीं थी जो उन्हें सिखाती कि लड़कियों को ऐसे बैठना चाहिए या लड़कियों को राजनीति में नहीं बोलना चाहिए। उनके रोल मॉडल तो कुछ और ही थे। हाँ, उनके रोल मॉडल खुद पेशवा, उनके पिता और नाना साहेब जैसे लोग थे जो दिन रात युद्ध की बातें करते थे। यार, ये सच में एक मिलिट्री सैंडबॉक्स की तरह था। बिल्कुल। मतलब जहाँ एक बच्ची को अनजाने में ही कूटनीति और युद्ध कला के खेल खेलने की छूट मिल गई। ये बिल्कुल किसी आधुनिक सुपर हीरो के ट्रेनिंग मोन्टाज की तरह लगता है जहाँ नायक अपनी शक्तियों को निखारता है। हाँ, ये उपमा बिल्कुल सही है। और ये केवल किताबी ज्ञान नहीं था। लेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि मनु की रुचियों में घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या शामिल थी। लेकिन क्या? जब हम स्रोत में ये शब्द पढ़ते हैं ना, रुचि, तो ये थोड़ा हल्का लगता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कोई भी कह सकता है कि ठीक है, शौक के तौर पर उन्होंने कुछ तलवारबाजी सीख ली होगी, लेकिन हम यहाँ किसी सामान्य शौक की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसी युद्ध कला की बात कर रहे हैं जिसने दशकों बाद अनुभवी ब्रिटिश जनरलों को भी युद्ध के मैदान में पसीने ला दिए थे। तो मेरा सवाल यह है कि एक बच्ची का इन हथियारों के साथ खेलना और एक सैन्य कमांडर के रूप में उन्हें युद्ध भूमि में इस्तेमाल करना, इसके पीछे का वास्तविक तंत्र क्या था? बिठूर के उस माहौल ने उन्हें सामरिक रूप से कैसे गढ़ा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि शौक और सैन्य निपुणता के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। देखिए, मराठा युद्ध शैली हमेशा से गति, चपलता और आश्चर्यचकित करने वाले हमलों पर आधारित रही है। गुरेला वॉरफेयर टाइप। जी। बिठूर में मनु ने केवल घोड़े पर बैठना नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने मराठा कैवलरी यानी जो घुड़सवार सेना होती है उसकी सबसे जटिल तकनीकें सीखी। अच्छा। जैसे कि उदाहरण के लिए बिना रकाब के घोड़े को अपनी जांघों और घुटनों की मदद से नियंत्रित करना। बिना रकाब के
मतलब स्टिरप्स के बिना? हाँ, बिना स्टिरप्स के। ये तकनीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सवार अपने पैरों से घोड़े की गति और दिशा को नियंत्रित कर लेता है तो उसके दोनों हाथ युद्ध करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। अरे वाह, ताकि दोनों हाथ आजाद रहें। बिल्कुल, और यही कारण है कि भविष्य में वो दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ सकीं और घोड़े की लगाम अपने दांतों में दबाकर युद्ध भूमि में उतर सकीं। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ये। है ना? ये जो बायोमैकेनिकल नियंत्रण है, ये सालों के कठोर अभ्यास के बिना संभव ही नहीं है। ये कोई शौक नहीं था, ये एक प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग थी। ये पहलू तो वाकई हैरान कर देने वाला है। ये सिर्फ शारीरिक कौशल नहीं है, ये एक बेहद उन्नत स्तर का न्यूरोमस्कुलर समन्वय है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। और जब हम इस कौशल को 1857 के युद्ध के मैदान में रखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। सोचिए, एक महिला जिसे समाज कमजोर मानता है, वो युद्ध के मैदान में अपने दोनों हाथों में भारी तलवारें घुमा रही है और उसका घोड़ा उसके इशारों पर बिना लगाम के दौड़ रहा है। हाँ, ये दृश्य ही दुश्मन के मनोविज्ञान को छिन्न भिन्न करने के लिए काफी है। और सिर्फ दुश्मनी क्यों, मुझे लगता है कि इसी अदम्य सैन्य शक्ति ने उन्हें अपनी खुद की सेना का निर्विवाद नेता भी बनाया होगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 1857 में झांसी की सेना में मुख्य रूप से बागी सिपाही, विद्रोही और अफगान लड़ाके शामिल थे, जो स्वाभाविक रूप से किसी महिला का आदेश इतनी आसानी से तो नहीं मानते। बिल्कुल, उस दौर में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो देखते होंगे कि ये रानी उनसे बेहतर घुड़सवार हैं, उनसे बेहतर तलवारबाज हैं और मौत से बिल्कुल नहीं डरती, तो वो सम्मान जबरदस्ती नहीं बल्कि उनकी योग्यता के कारण पैदा होता होगा। बिल्कुल सही कहा। नेतृत्व कभी भी केवल मुकुट पहनने से नहीं आता, वो योग्यता और उदाहरण से स्थापित होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। जब ब्रिटिश सेना ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी के किले की घेराबंदी की थी तो वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ब्रिटिश सेना के पास अत्याधुनिक तोपखाना था। हाँ, भारी तोपें थी उनके पास। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने केवल रणनीतिक आदेश ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने किले के अंदर ही नई तोपें ढालने का कारखाना शुरू करवा दिया। किले के अंदर ही? जी। और उन्होंने महिलाओं की एक अलग सैन्य टुकड़ी बनाई जिसे दुर्गा दल कहा जाता था। वो दुर्गा दल? इसका मतलब है कि उन्होंने अपने उस अप्लाइड डिफाइंस को, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसे पूरे झांसी शहर में फैला दिया था। मतलब वो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रही? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आम महिलाओं को घरों से निकालकर किले की दीवारों पर तैनात कर दिया। वो महिलाएं तोपों में बारूद भर रही थीं और रसद पहुंचा रही थीं। ये तो लॉजिस्टिक्स और प्रशासन का एक मास्टर क्लास था। बिल्कुल था। और आपको पता है, सर ह्यू रोज, जो खुद एक बेहद अनुभवी ब्रिटिश कमांडर था, उसने बाद में अपनी रिपोर्ट में रानी के बारे में क्या लिखा था? क्या लिखा था? उसने लिखा था कि विद्रोहियों में वह सबसे खतरनाक और सबसे सक्षम सैन्य नेता थीं। बाप रे। सोचिए, एक दुश्मन कमांडर से ये प्रशस्ति पत्र मिलना, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनकी सामरिक बुद्धि कितनी तीक्ष्ण थी। सर, ह्यू रोज का वो कोट इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे बड़े प्रमाणों में से एक है। और ये हमें वापस उसी बिंदु पर ले आता है कि कैसे एक पिता की परवरिश, बिठूर का वो सैन्य इंक्यूबेटर और एक अदम्य व्यक्तिगत साहस, ये सब मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ते हैं जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। बिल्कुल। स्रोत ये भी बहुत स्पष्टता से कहता है कि उन्होंने अपने अंतिम क्षणों तक युद्ध किया। जब झांसी का पतन हुआ तो वो निराश होकर नहीं बैठी। नहीं, वो वहां से निकल गई। हाँ, उन्होंने रातों रात कालपी की ओर कूच किया, तात्या टोपी के साथ मिलकर ग्वालियर के अजय किले पर कब्जा किया और अंतिम सांस तक एक सैनिक की तरह लड़ी। जी, ग्वालियर के पास कोटा की सराय में। राइट। कोटा की सराय में जब वो ब्रिटिश हुसार से घिर गईं, तब भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। ये केवल जमीन बचाने की जिद नहीं थी, ये उस आत्मसम्मान की रक्षा थी जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। और यही वो बात है जो उनकी कहानी को अमर बनाती है। इतिहास में बहुत से राजा और रानियां हुए जिन्होंने युद्ध लड़े और हारे। बहुत से हुए। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का महत्व इसलिए अलग है क्योंकि वो एक विचार का प्रतीक बन गए। एक विचार का? हाँ, ये विचार कि जब अन्याय अपने चरम पर हो, चाहे वो किसी साम्राज्य द्वारा थोपा गया हो या खुद आपके समाज द्वारा, तो उसके सामने घुटने टेकने के बजाय लड़ते हुए प्राण त्यागना अधिक गौरवशाली है। बिल्कुल। और आज के युग में भी ये बात बहुत गहराई से लागू होती है। हम भले 1857 में नहीं जी रहे हैं, लेकिन आज भी हर क्षेत्र में अदृश्य दीवारें और वो चार दीवारी मौजूद हैं। हाँ, समाज की सीमाएं तो आज भी हैं।
जी, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन ये सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति उन कृत्रिम सीमाओं को तोड़ने का निर्णय लेता है और इसके लिए आवश्यक कौशल विकसित करता है तो उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। ये एक बेहद शक्तिशाली निष्कर्ष है। किसी भी अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए केवल इच्छा शक्ति ही नहीं बल्कि उस कौशल की भी जरूरत होती है जो मनु ने बिठूर के मैदानों में हासिल किया था। बिल्कुल, अपनी क्षमता को निखारना पड़ता है। हाँ, अपनी क्षमता को इतना निखार लेना कि समाज या सत्ता को आपको स्वीकार करना ही पड़े। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल एक विद्रोह या एक युद्ध तक सीमित नहीं है। ये एक इंसान के अपने अधिकारों, अपनी जमीन और अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने के दृढ़ निश्चय का सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम सही कहा आपने। तो अब इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इतिहास की परतों में छिपा है और किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। अच्छा, वो क्या है? हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि कैसे मनु की माता के निधन ने उन्हें एक पारंपरिक पारिवारिक ढांचे से दूर कर दिया और कैसे बिठूर के उस पेशवा दरबार ने उन्हें युद्ध कला और कूटनीति के सांचे में ढाला, जिससे वो चार दीवारी की सीमाओं को तोड़ पाई। बिल्कुल। लेकिन जरा कल्पना कीजिए अगर वो त्रासदी ना घटी होती। मतलब अगर उनकी माता जीवित रहती। हाँ, अगर उनकी माता का निधन ना हुआ होता और उनका पालन पोषण पेशवा दरबार के उस राजनीतिक माहौल के बजाय बनारस के किसी बेहद पारंपरिक और रूढ़िवादी परिवार में हुआ होता तो क्या होता? ओह, ये तो एक बिल्कुल अलग ही समानांतर दुनिया होती है ना। क्या तब भी वो बच्ची 1857 के संग्राम में तलवार उठाकर अंग्रेजों का काल बन पाती, या फिर वो किसी गुमनाम इतिहास के पन्ने में एक साधारण जीवन जीकर विदा हो जाती? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। ये सोचना कितना अजीब है ना कि इतिहास में घटने वाली छोटी छोटी व्यक्तिगत त्रासदियां, पारिवारिक परिस्थितियां और संयोग कैसे एक पूरी सदी और एक पूरे देश का भाग्य हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस बारे में आप लोग भी जरूर सोचिएगा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।